हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन शाजिया मानी। दिस इज साजिया। तो पॉलिटी पीवाईक्यू की क्लास है ये हमारी। और अगर आप किसी भी एग्जाम के किसी भी सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, एमपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, बीपीएससी, आरओ सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। तो आपको अगर ये क्वेश्चंस, ये वीडियो, ये क्लास हमारी अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इस तरह की क्लासेस आपको आगे भी मिलती रहें। तो आज की क्लास में हम फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी को टच करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम में पूछे गए कोई भी क्वेश्चंस स्किप ना हो। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। तो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो ये 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 28 जनवरी 1950। भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को हुआ और इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तो उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 1950 को, लेकिन स्थापना हुई थी अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को। और 1950 को 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई और 2 दिन बाद फिर उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये की गई है भारतीय संविधान के द्वारा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति केवल और केवल संसद में निहित है। संसद ही उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में विस्तार कर सकती है और संसद ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में न्यायाधीशों की, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या क्या है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, स्टार मार्क दिया हुआ है, क्योंकि अब संख्या वर्तमान में उच्चतम न्यायालयों की अधिकतम संख्या जो है वो 33 है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त। ठीक है, 33 और एक मुख्य न्यायाधीश हुए तो कितनी हुई? 34। कुल मिला के कितनी है अभी वर्तमान में? 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हैं? तो 33 हैं और कुल मिला के 34 है, 34। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय, कोई क्वेश्चन शायद छूट गया है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और अब तो एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश? तो 34, ये तो देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं कि मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या मतलब वही 34 हो गई है। अब एक 33 है अन्य न्यायाधीशों की और एक मुख्य न्यायाधीश है, तो 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुने जाने के लिए, नियुक्त होने के लिए कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में एक या अन्य एक या दो से अधिक उच्च न्यायालय में किसी एक में, दो में या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए, या फिर किसी उच्च न्यायालय में या किसी दो से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष का न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए, मतलब 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश हो वहां पर। ठीक है, तो कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश हो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो से अधिक न्यायालयों में लगातार, और कम से कम 10 वर्ष के अधिवक्ता होने का अनुभव हो। नेक्स्ट है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति।
देखिए फ्रेंड्स, किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कुछ अर्हताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या योग्यताएं हैं? जैसे कि एक तो मैंने बताया कि कम से कम 5 वर्ष तक उसे किसी उच्च न्यायालय में या किसी एक उच्च न्यायालय या एक दो या दो से अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश होना चाहिए, या किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या साथ ही वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए। ठीक है। और फोर्थ एक मतलब अर्हता है, वो ये है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। मतलब अगर दोनों में से कोई नहीं है कि उसने 5 वर्ष तक न्यायाधीश भी नहीं है, 10 वर्ष का अधिवक्ता भी नहीं रहा है, लेकिन राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है, तो फिर वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश चुना जा सकता है या नियुक्त होने के योग्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर किसको? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति को ही ये अपना पद त्याग सकते हैं, मतलब पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो वही सिमिलर क्वेश्चन राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ठीक है। तो ये पद, अगर वो स्वयं से पद त्यागेंगे उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति को वो पत्र लिखेंगे। और लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना हो तो कैसे हटाए जाएंगे? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन कैसे? संसद की सिफारिश पर। बेसिकली महाभियोग की प्रक्रिया लगती है इन पर। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा अथवा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है। ठीक है। तो संसद के प्रत्येक सदन यानी केवल एक सदन नहीं, मतलब लोकसभा भी अपने 2/3 संख्या के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करेगा, और फिर राज्यसभा भी प्रस्ताव पारित करेगा। जब दोनों सदनों से इस तरह का बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाएगा, फिर वो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, और फिर ऐसे समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124(4) के तहत है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने तथा तत्संबंधी जांच की प्रक्रिया का संसदीय विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 124(5) में प्रावधानित है। तो यानी कि कैसे संसद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएगी, कैसे जांच होगी, ये संसदीय विधि क्या होगी, इस संबंध में जो विनियमन है वो अनुच्छेद 124(5) में है। ठीक है। देखिए, ये प्रक्रिया ऑलमोस्ट महाभियोग जैसी है, लेकिन महाभियोग नहीं कहते हैं इसको। यहाँ पे ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महाभियोग, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। ठीक है। ये हो सकता है कि उस जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि प्रक्रिया के साथ साथ फिर वो मतलब उसको शब्द यूज नहीं किया गया। ठीक है। शब्द केवल किसके लिए यूज किया गया? महाभियोग या इम्पीचमेंट, तो केवल राष्ट्रपति के लिए। तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है ये कथन। ठीक है। बाकी कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन है कि भारत का संविधान ये परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की एक क्षमता और स्थित कदाचार को गठित करते हैं। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, ये मतलब इस तरह के कोई ब्यौरे दिए नहीं हुए हैं। ठीक है। तो ये भी नहीं है। ऑप्शन 3 है कि भारत के मतलब कथन 3 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के
ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं, तो ये सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की क्या प्रक्रिया होगी? इसके ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं, सही है। चौथा स्टेटमेंट है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है और तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि ये प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये भी सही है। तो इसमें 3 और 4 सही है। देख लेते हैं, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के खंड 1B के अनुसार उच्चतम एवं न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। मतलब अगर वो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है कि नहीं भाई, नहीं चलाई जाएगी, महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाएगी, जांच नहीं होगी, या उनको हटाने का जो प्रस्ताव है उसको खारिज कर सकता है। ठीक है, तो ये कथन असत्य है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने का आधार अक्षमता और सिद्ध कदाचार और प्रक्रिया विहित है, किंतु अक्षमता और सिद्ध कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया है। उसमें था ना कि ब्यौरे दिए गए हैं, तो ऐसा कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है, उसको परिभाषित नहीं किया गया, केवल लिखा गया है अक्षमता और सिद्ध कदाचार। मतलब ये भी गलत है। बाकी 2 स्टेटमेंट देखे वो तो सही थे, तो उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तो के बाद डैश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो वही है, मतलब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर, महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर, लेकिन ये बात याद रखिएगा, महाभियोग या इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। ठीक है, हालांकि प्रक्रिया सिमिलर है राष्ट्रपति को हटाने की और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष। सिमिलर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र तो 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है तो संसद द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण हो, उनकी सदस्य संख्या में वृद्धि करना हो, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना हो, न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वृद्धि का अधिकार हो, सब संसद के पास है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 125(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा करने हेतु क्या प्रावधान है? ठीक है, तो देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता कैसे होती है, क्या क्या प्रावधान है। तो इसमें कथन 1 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, तो ये सही है। ठीक है, दो है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सभी पर अक्षमता और सिद्ध कदाचार के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है। ठीक है, तो ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा कथन है कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता, तो ये सही है। 1 और 3 तो इसमें सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती हैं, तो ये गलत है, सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 सही होगा। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है, अतः उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा। न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है, इसके लिए संसद में मतदान नहीं होता। 1 और 3 सही है, 2 और 4 गलत है। ठीक है, 2 और 4 क्या थे
कि भाई दो में था कि केवल भारत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। उसके लिए क्या हो गया, महाभियोग प्रक्रिया लगेगी संसद के द्वारा। ठीक है, और ये था कि फोर्थ ये था कि उच्चतम न्यायालय के अफसर और कर्मचारियों की नियुक्तियां सरकार करती है, तो ये भी गलत है, वो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही जो संविधान ने प्रदान की है, तो ये गलत है। संसद जो है उच्चतम न्यायालय की अधिकार क्षेत्र में विस्तार कर सकती है, उसके उसकी सदस्य संख्या में विस्तार कर सकती है। ठीक है, उनके वेतन आदि के निर्धारण के बारे में जो डिसाइड करती है। ठीक है, वेतन का निर्धारण वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण। ठीक, तो ये गलत है ये स्टेटमेंट। दो है कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें ना तो एक और ना ही दो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है, अतः कथन एक गलत है। ठीक है, संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत, अतः कथन एक गलत है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 146 एक के तहत तथा उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 229 के तहत मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक, उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। या तो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे या फिर जो मुख्य न्यायाधीश किसी को मतलब नियुक्त करेंगे कि आप भाई उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवकों का चुनाव कीजिए। ठीक है, तथापि अनुच्छेद 165 146 5 के तहत उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। वहीं अनुच्छेद 229 3 के तहत उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। इस प्रकार वो स्टेटमेंट इसीलिए गलत था। ठीक है, ये तक तो ठीक था सेकंड स्टेटमेंट में कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन उसने जैसे बोला ना न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय, तो न्यायालयों में सभी आ गए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, लेकिन उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारी है। राज्य उच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय वहां के राज्य की संचित निधि पर होता है भारित। ठीक है, नेक्स्ट है सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं सेवानिवृत्त होने के पश्चात, तो केवल और केवल मतलब केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में, तो इसमें आंसर होगा डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। ठीक है, किसी भी न्यायालय में नहीं। एक बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से नियुक्त हुए हैं, मतलब बड़े पद से नियुक्त हुए हैं, तो वकालत करने का फिर उन्हें कहीं अधिकार नहीं है, अब वो छोटे पद पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी न्यायालय में नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 124 7 के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के, लेकिन उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात उच्चतम न्यायालय में व अन्य उच्च न्यायालयों में जिस उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश रहे हों उसमें नहीं में वकालत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ठीक सेवानिवृत्त हुआ है तो वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुआ है तो वह अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है और उच्चतम न्यायालय में भी कर सकता है। केवल उस राज्य में वकालत नहीं कर सकता वो उस राज्य के उच्च न्यायालय में जिस राज्य के उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश रहा हो। सपोज यूपी का कोई न्यायाधीश है, यूपी हाई कोर्ट का, तो वो यूपी स्टेट के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में भी वकालत कर सकता है और बाकी अन्य किसी भी स्टेट में वकालत कर सकता है। ठीक है,
केवल यूपी में अगर वो यूपी का न्यायाधीश रहा है और रिटायर हो गया तो यूपी न्याय हाई कोर्ट में वो वकालत नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। नेक्स्ट वही है सिमिलर क्वेश्चन कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। ठीक। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो 1993 में अपनाया था ये कॉलेजियम व्यवस्था को, 1993 में। ठीक है, 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था आई थी। ठीक। 1993 में एक मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और तभी सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि कॉलेजियम की नियुक्ति होगी और कॉलेजियम के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाएंगे। ठीक है, और 1998 में और कॉलेजियम में केवल जो कॉलेजियम में जो रखा था वो केवल 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को रखा था 1993 में, लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का विस्तार किया और मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से बने कॉलेजियम को की व्यवस्था दी। मतलब कॉलेजियम में पहले 1993 में केवल 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होने थे और 1998 में जब विस्तार दिया, सेकंड जजेस केस कहते हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, तो सेकंड जजेस केस में 1998 में कॉलेजियम का विस्तार हुआ और उसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की व्यवस्था भी की गई। तो यानी कि अब कितने सदस्य हो गए कॉलेजियम में? यानी 5। ठीक है, पहले कितने थे? केवल 2 1993 में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय ने जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या है तो 4 है। अब फिलहाल जब पूछा गया था तो उस समय चूंकि 1998 में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश थे कॉलेजियम में, तो इसलिए 2010 के अनुसार ये आंसर होगा। 1998 में परिवर्तन हो चुका था सेकंड जजेस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। ठीक है, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतर या उच्चतम न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने बताया कि कार्यपालिका की भी भागीदारी होनी चाहिए, विधायिका की भी होनी चाहिए। कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, विधायिका यानी संसद और मुख्य न्यायाधीश की भी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कब हुआ था इसका गठन? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का तो 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की जा सकती है, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नहीं की जा सकती। ठीक है, केवल तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है भारत के, केवल तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय में, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय में। तो इसमें होगा ए सही है, सेकंड गलत है, यानी कि तदर्थ न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में और अतिरिक्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत यदि 127(1) के तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए
उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 127 कहता है कि यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए, चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति न प्राप्त हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हो, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नामित किया जा सकता है। तो मुख्य न्यायाधीश करेगा, ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर उसको लगता है कि गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने के लिए गणपूर्ति पूरी नहीं है, न्यायाधीशों की कमी है, तो सीजेआई जो है वो क्या करेंगे, पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेंगे। ठीक, उसके पश्चात वो जिस उच्च न्यायालय से, सपोज उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय से वो न्यायाधीश बुलाना चाहते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, तो वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श लेंगे। उसके बाद अगर वो यूपी उच्च न्यायालय का वो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने का पात्र है, तो फिर उसको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो ये बेसिकली अधिकार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्त करने की जो शक्ति है वो है मुख्य न्यायाधीश के पास, सीजेआई के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, लेकिन उसके लिए उन्हें राष्ट्रपति की भी सहमति लेनी होगी। साथ ही साथ जिस राज्य उच्च न्यायालय से वो न्यायाधीश को मंगा रहे हैं, बुला रहे हैं, वहाँ के राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सहमति या परामर्श लेना होगा। ठीक है, तो ये तो हुई किसके बारे में बात, तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में बात। ठीक है, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं। ठीक है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं है। उच्च न्यायालय के लिए क्या है, उच्च न्यायालय दूसरी ओर अपर या अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपर न्यायाधीश, अतिरिक्त या एडिशनल न्यायाधीश या कार्यकारी एक्टिंग न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में केवल तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी भी सर्वोच्च न्यायालय में, तो केवल किसके तौर पर, केवल और केवल मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, अन्य न्यायाधीशों के लिए नहीं होगी। ठीक है, और केवल अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति ये होगी केवल और केवल उच्च न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालयों में नहीं होगी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में केवल तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है और डी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता, तो डी सही है, इसमें कोरम नहीं होता। तब फिर सिमिलर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान तो सर्वोच्च न्यायालय में है, ये मैं बता चुकी हूँ, कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो सही है ये तदर्थ न्याय। अभी वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यही तो होता है, मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेंगे, भाई देखो हमारे यहाँ सत्र पूरा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी है, तो हम मतलब या तो उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को बुलाएंगे या फिर उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश को बुलाएंगे वहाँ के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। तो ये भी एक तो ये व्यवस्था है और साथ ही ये है कि वो उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को बुला लें कि भाई ठीक है वो हो तो गया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन चूंकि अभी कमी है तो इसलिए सत्र पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में फिर वो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को बुला सकते हैं जो सेवानिवृत्त हो चुका है। ठीक है, तो ये सही है।
फिर 2 है कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो सही है भाई, अपने निर्णय के पुनर्वलोकन की शक्ति तो प्राप्त है दोनों को, उच्च न्यायालय को भी उच्चतम न्यायालय को भी, तो दोनों कथन सही है इसमें। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी भी व्यक्ति को या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी भी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकेगा। ठीक है, तो हम देख चुके हैं कई बार, इसको पढ़ चुके हैं। फिर दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति के साथ साथ ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, पोट्टा कालाथिल रामाकृष्णम बनाम तहसीलदार तिरूर अन्यवाद में निर्णय दिया गया कि अभिलेख न्यायालय होने के कारण उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने निर्णयों का पुनर्वलोकन कर सकता है। अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है? तो अभिलेख न्यायालय बेसिकली निर्णयों को अभिलेख के रूप में संरक्षित करना, ताकि किसी अन्य वाद में या किसी अन्य मुकदमे में उनका संदर्भ लिया जा सके, उनको साक्षी के तौर पर लिया जा सके। जैसे मान हत्या, कोई एक रेयर मुकदमा है, हत्या का कोई मामला है, सपोज संविधान का कोई मसला है, उसमें निहित है मूल अधिकारों से रिलेटेड, किसी वाद में कोई निर्णय दिया उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, फिर उस निर्णय को उसने अपने निर्णय को एक अभिलेख के रूप में संजो लिया। ठीक है, और फिर आगे कभी इस तरह का कोई मसला हुआ कुछ सालों बाद या कभी भी, तो फिर पुराने निर्णयों को देखा जाता है कि भाई देखो तब क्या सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने तब क्या निर्णय दिया था, उसी के आधार पर डिसीजन प्रभावित भी हो सकते हैं, बदल भी सकते हैं। ठीक है, सब कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 संवैधानिक पीठ जिसे बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, कि अगर कोई मामला ऐसा है कि संविधान के निर्वचन से संबंधित मामला है तो उसमें कम से कम 5 होने चाहिए न्यायाधीश। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तो 5 होनी चाहिए, संविधान पीठ कहते हैं उसे, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 131 मूल अधिकारिता के अंतर्गत। देखिए, केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो, केंद्र और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, या केवल राज्य 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, या फिर केंद्र और राज्य या केंद्र और राज्यों और अन्य राज्यों के बीच विवाद हो, तो ये विवाद सबसे पहले कहाँ जाएंगे? ये विवाद जाएंगे उच्चतम न्यायालय में, और ये इस तरह के विवादों के निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय की मूल या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, के अंतर्गत आती है अनुच्छेद 131 के तहत। ठीक है, तो ये उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता है, मूल या आरंभिक या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो वो मैं बता चुकी हूँ कि भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, बिल्कुल। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद नहीं, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये भारत सरकार राज्यों के बीच विवाद, राज्यों और राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार राज्यों और अन्य राज्यों के बीच विवाद। ठीक है, ये इस तरह के विवाद आते हैं। तो अब एक कथन ए सही है, कथन 2 गलत है। भारत सरकार, तीसरा है कि भारत सरकार किसी संघ राज्य क्षेत्र का विवाद, बिल्कुल ये भी आएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद, तो ये भी आएगा। ठीक है, और भारत और संघ राज्य क्षेत्र का विवाद इसमें नहीं आता है। ठीक है, भारत और संघ राज्य क्षेत्र का विवाद इसमें नहीं आता है, ये आई वाज मिस्टेकन, तो ये गलत था, इसमें केवल 1 और 4 सही है।
नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। तो बिल्कुल ये कथन सही नहीं है। जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति नहीं है। अनन्य से मतलब हुआ केवल सुप्रीम कोर्ट के पास और किसी के पास ना होना, लेकिन ये शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ये हाई कोर्ट के पास भी है। तो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की जो शक्ति है केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही नहीं, हाई कोर्ट के पास भी। तो ये अनन्य शक्ति नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, तो यही कथन सही नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अनुच्छेद 32 के तहत है और उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, तो बिल्कुल सही। 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लागू हुआ 28 जनवरी 1950 से। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। ठीक है, सी की सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय और अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, यही सही नहीं है। और बाकी सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये सही है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के अनुसार। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 129 के तहत। ठीक है, तो अभिलेख न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय और ये साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, मतलब साक्षी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं अन्य उच्च न्यायालयों में। और सर्वोच्च न्यायालय की किसी भी निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता उच्च न्यायालय में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय खुद लगाना चाहे तो अलग बात है। तो अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है। निर्णय और कार्यवाही को लिखित रख लिया जाता है और उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है कि भारत की नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों है, इसमें सी आंसर आएगा। उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है और उच्चतम न्यायालय भी। संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स बोलते हैं उसको, अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। उच्च न्यायालय 215 के तहत अभिलेख न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय 129 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो किसके अनुमोदन से? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। इसमें ए आंसर सही होगा। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है लेकिन अन्य स्थान पर भी कर सकता है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अनुच्छेद 130 के तहत है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये केशवानंद भारती वाद है 1973 का, बहुत फेमस है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो वही केशवानंद भारती वाद है 1973 का। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 32 होगा। इसमें 32 क्यों होगा? क्योंकि वो मूल अधिकारों की, मतलब उस पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और मूल अधिकारों से संबंधित रिटें जारी की जाती है, उसमें उच्च सर्वोच्च न्यायालय करता है। अनुच्छेद 226 भी होगा, सिमिलर उच्च न्यायालय की अधिकारिता है जो अभी मैंने बताई।
ठीक है, और अनुच्छेद 227 भी होगा और ठीक है, और अनुच्छेद 245 नहीं है इसमें, तो इसमें होगा 1, 2, 3। तो ये तो हम देख चुके हैं। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय पर अधिक्षण की शक्ति प्रदान करता है, प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधिक्षण की शक्ति है। उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अधिक्षण की शक्ति है। ठीक है, तो ये अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं। तो भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है तो न्यायिक व्याख्या। तो सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक व्याख्या ही तो की है इसकी कि हाँ भाई मूल ढांचा बना रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी। ठीक है, तो ये बनी थी गोलकनाथ केस में 1967 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में 1967 में। तो केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। केशवानंद भारती में 13 न्यायाधीश के माध्यम सबसे बड़ी खंडपीठ का। उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीश का गठन किया गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है? केशवानंद भारतीवाद, 13 न्यायाधीश थे उसमें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्ति के मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो वही गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद दिए हुए हैं। वाद और उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ठीक है, तो जो गलत है वो बताना है। तो इंदिरा साहनी विवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर से संबंधित है। ठीक है, तो ये सही है। इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर से संबंधित है। ठीक है, विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण है, ये भी सही है। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये बताता है, सही है। बेला बैनर्जीवाद इसमें गलत है, जो विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, क्योंकि विदेश यात्रा का जो अधिकार है वो मेनका गांधीवाद में दिया गया था। ठीक है, मेनका गांधीवाद में। बेला बैनर्जीवाद किससे है? पश्चिम बंगाल भूमि विकास और नियोजन अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा एक सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, तो अगर इसमें से देखा जाए तो इसमें डी सही है, मूल भी रखता है, मूल क्षेत्राधिकार भी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, परामर्श संबंधी भी है। परामर्श कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो 143 अनुच्छेद के तहत। तो 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 132 से 36 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137। ठीक है, अनुच्छेद 137। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस छूटे हैं तो वो देख लेते हैं शायद। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं पीछे, वो देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से? मूल क्षेत्राधिकार किसके तहत था? अनुच्छेद 131 के। अपीलीय क्षेत्राधिकार किसके तहत था? 132 से 136 के तहत। ठीक है, तो इसमें आएगा 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, तो 132 से 136 के तहत है। ठीक है, और उसमें भी स्पष्टता 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना है। ठीक है,
व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक और अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। यानी कि 134 के तहत ये है कि अपील तभी की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे 134 ए के तहत कि इस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। ठीक है। अनुच्छेद 133 में केवल सिविल विषयों से अपील के विषय में संबंधित है। अनुच्छेद 134 से उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है कि उच्चतम न्यायालय में अगर अपील करनी है तो उसके लिए उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र होगा। तो इस प्रकार 134 ए को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपील या क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। क्योंकि 132 ए क्या कहता है, 132 क्या कहता है, 132 कहता है किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक, अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित तो ये इसमें किसके तहत लाए जा सकते हैं, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत 134 ए के को जब 132 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है। 132 में तो ये है कि उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। 134 ए में ये है कि उच्च न्यायालय को प्रमाणित करना होगा कि भाई इसमें विधि का कोई ऐसा सारवान प्रश्न निहित है और इसलिए इस संविधान के निर्वचन के बारे में कोई विधि का ऐसा सारवान प्रश्न निहित है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी। ठीक है। ये हम देख चुके थे कि कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है, तो अनुच्छेद 137। ठीक है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उच्चतम न्यायालय ने जो कोई निर्णय या आदेश दिया है उसके पुनर्विलोकन के बारे में। ठीक है। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है, तो बिल्कुल गलत। भारत के राष्ट्रपति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आदेश को रिव्यू करने का। बी है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, तो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दिया तो वो देख सकता है, रिव्यू कर सकता है कि वो उसको बदल भी सकता है, उसको जारी भी वही निर्णय फिर से दे सकता है, उसको बदल सकता है। ठीक है। तो दोनों है। नेक्स्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, तो ये तो सही है। मैंने भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट, प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक अर्थ हो सकता है। आईएएस को क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल, थोड़ा मतलब क्लिष्ट लैंग्वेज, क्लिष्ट भाषा में वो अपना क्वेश्चन देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है इससे। तो इसमें सिंपली ये कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में जो केवल सामान्य कानून है, ठीक है, उसमें कोई प्रतिषेध, कोई मतलब कोई निर्बंधन लगाया गया है, तो अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध और निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। तो इसका एक अर्थ ढूंढना है इसमें समय, तो ये है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये नहीं है। बी है कि भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता, तो यही इसका आंसर है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। ठीक है। क्योंकि 142 में क्या है, 142 में यह है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश देगा, ठीक है, जो कि
किसी लंबित वाद पर या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? जुडिशियल रिव्यू जिसके बोलते हैं। तो ये जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो संसद ने, राज्य विधानमंडल ने, ठीक है, या मंत्रिपरिषद ने, कोई राज्य विधानमंडल ने, संसद ने कोई विधि पारित की है, मंत्रिपरिषद ने यानी कि कार्यपालिका ने कोई विधि कोई आदेश ऐसा दिया है जो संविधान के विरुद्ध हो या संवैधानिकता के विषय में हो, तो ये मतलब संविधान के विरुद्ध ना हो, मैं ये नहीं कह रही कि संविधान के विरुद्ध हो, तब संसद द्वारा पारित विधि या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि या कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश की संवैधानिकता के आधार पर जांच करना ही न्यायिक पुनरीक्षण है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये देख सकता है कि ये संविधान के दायरे में है ये विधि या नहीं, उसके मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रही। तो इसमें आएगा विधि और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब वही न्यायिक पुनरीक्षण जो है, तो ये कि राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। डी इसमें आएगा कि वो सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। अंतिम अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है तो संसद विधि लाकर उस निर्णय को बदल भी सकती है, तो अंतिम अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकते हैं, ये भी नहीं है। बस ये कि राज्य किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से, वो भी तब जब वो संवैधानिकता का उल्लंघन कर रही है, संविधान के किसी तथ्य का या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रही हो। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ठीक है, तो यही है और मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, संविधान के विपरीत हो तो असंवैधानिक घोषित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पद निरपेक्षता, मूल अधिकारों और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है। और दो है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। देखिए पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि भारत का संविधान मूल ढांचे को परिभाषित नहीं करता, ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषा दी है, ये व्याख्या दी है, न्यायिक व्याख्या, ये भारत का संविधान में नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, ये सही है। केवल दो आएगा इसमें। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन केवल यूएसए और भारत दोनों में प्रचलित है, क्योंकि हमने वहीं से लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिए हमने ये व्यवस्था। तो इसमें दी आएगा जुडिशियल रिव्यू जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। आर है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये यार दोनों सत्य हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। ठीक है, हालांकि केशवानंद भारतीवाद और मेनका गांधीवाद में 1978 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनरीक्षण के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है, फिर भी ये संवैधानिक दायरे में सीमित है। इसका एक प्रमुख कारण है कि जहां अमेरिका संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत अपनाया गया है, वहीं भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ न्यायिक पुनरीक्षण का आधार है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, यानी कि ये देखा जाएगा कि विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया की गई है उसके तहत ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, तो कब किया जा सकता है? जब संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा हो। ठीक है,
लेकिन देख लेते हैं कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार पहले ऑप्शन ए देखते हैं कि वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित करता हो, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है। बी है कि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता हो। बिल्कुल, क्योंकि विधि के समक्ष समानता भाग 3 यानी कि मूल अधिकारों में है, अगर उसे हटाकर कहीं और रखेगा तो वो कानून असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है ये। तो संविधान की अंतिम व्याख्या तो पता ही है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है ये अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का प्रहरी और संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का संरक्षक, तो सर्वोच्च न्यायालय है भाई, सर्वोच्च न्यायालय है भारतीय संविधान का संरक्षक। सिमिलर क्वेश्चन अभिरक्षक, भारतीय संविधान का अभिरक्षक या कस्टोडियन कौन है, तो कस्टोडियन है भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य यानी कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है और किसी के पास नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि उच्च न्यायालयों के भी अधिकार है ये। क्योंकि मूल अधिकारों का उल्लंघन के तहत रिट जारी करने की शक्ति तो उच्च न्यायालय के पास भी है, तो ये अनन्य अधिकारिता नहीं है सर्वोच्च न्यायालय की। आर है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामले उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होगा तो केवल उच्चतम न्यायालय, राज्यों के परस्पर विवाद होंगे तो केवल उच्चतम न्यायालय, मूल अधिकारों का परिवर्तन दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। फिर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो अनुच्छेद 32 है। नेक्स्ट है कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार, देखो संसद को है, अधिकार क्षेत्र बढ़ा सकती है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार वही है, संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाया जा सकता है, प्रस्ताव पारित करके नहीं, विधि बनाकर। ठीक है, कानून बनाकर बढ़ाया जा सकता है केवल। कभी कभी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है चीजों में, तो वो ध्यान रखना है। तो संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको है, तो राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट है उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालय के एक अभिदेशन किया है, तो खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ठीक है, बेसिकली वही ये पूछ रहा है कि मतलब उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति ने, मतलब उनके स्थानांतरण के विषय में उनके न्यायाधीशों राष्ट्रपति ने क्या उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया, तो किसके तहत, तो खंड 1 अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श है की शक्ति है। फिर सिमिलर क्वेश्चन, हालांकि स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो इसको करेंगे हम। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में, परामर्शी अधिकारिता यानी कि 143 के तहत जो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगता है विधि के किसी प्रश्न पर या संविधान के किसी प्रश्न पर। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कि उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी है कि राष्ट्रपति, सही है पूछा है ना, तो उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे, तो ये गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, तो हाँ सही है, पूर्ण पीठ होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी बता दे, परामर्श दे दे, पूर्ण पीठ होती है उसके तहत, और कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए उसमें पूर्ण पीठ में, तो ये सही है। तीसरे, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता, तो ये भी सही है, सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। अगर कोई परामर्श दिया है तो सरकार पर बाध्यकारी नहीं कि उसे माने ही माने। चौथा है कि उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन
एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो इसमें केवल 2 और 3 सही होगा। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से दो प्रकार के विषयों पर सलाह मांग सकता है। लोक महत्व के विषयों पर, विधि या तथ्य संबंधी, और किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते या अन्य समकक्षीय विषयों पर। ठीक है, या तो लोक महत्व के विषय हैं उन पर मांग सकता है, मतलब लोक महत्व के विषयों पर जो विधि संबंधी या तथ्य संबंधी विषय हो, या फिर कोई संवैधानिक संधि हो, पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता हो, अन्य समकक्ष विषय हो। तो ठीक है, तो प्रथम प्रकार के मामलों में यानी कि लोक महत्व के जो विषय थे, विधि संबंधी, उन संबंध में कोई विधि संबंधी महत्व विषय था वो, तो प्रथम प्रकार के मामले में परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो परामर्श देगा ही देगा। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत था, बाध्यकारी नहीं, किंतु द्वितीय मामले में परामर्श अवश्य देता है, मतलब वो अवश्य देता है। द्वितीय मामला कौन सा था कि पूर्व संवैधानिक संधि हो, समझौता हो, या फिर कोई समकक्षीय विषय हो। ठीक है ना, तो उस पर तो देता ही है, लेकिन लोक महत्व के जो विषय में विधि या तथ्य संबंधी मामले थे उन पर ऐसा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी है कि वो देगा ही देगा परामर्श अपना। ठीक है, तो परामर्श की अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देश पर कम से कम 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ निर्णय करती है, और न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। यह आवश्यक नहीं कि एक बार में केवल एक ही परामर्श हेतु निर्देश भेजे जाएं। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदाता अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह, तो वे क्या है कि वे सभी संवैधानिक, तो इसमें क्या होगा, सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक है, तो इसमें आएगा सार्वजनिक महत्व के कानूनी मामले हो, तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक है, संवैधानिक मामलों में नहीं था, याद रखना, उसमें पूर्व संवैधानिक संधि के बारे में बात की गई है। 2 ही प्रकार के विषय थे, एक तो लोक महत्व के विषय से संबंधित कोई कानून या तथ्य हो, उसके विषय में मांग सकता है, या फिर पूर्व कोई संवैधानिक संधि हो, पूर्व संवैधानिक संधि, ठीक है, या समझौता हो, ठीक है, उस पर। तो इसलिए इसमें सभी संवैधानिक मामलों पर सरकार को परामर्श दे सकता है, ये नहीं आएगा, बल्कि आएगा सभी सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, अपनी पहल पर नहीं, मतलब राष्ट्रपति मांगेंगे तभी देंगे ना, तो इसमें बी होगा, तभी जो वैसे परामर्श के लिए कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो वाद और विषय दिए हुए हैं, तो एक ही गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद। ठीक, तो ये था निवारक निरोध की प्रक्रिया से संबंधित, निवारक निरोध की प्रक्रिया से संबंधित एक ही गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद। फिर बी है कि रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, रोमेश थापर ये था स्वतंत्र भाषण पर रोक। ठीक है, फिर शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, तो शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ संविधान संशोधन की संसद की शक्ति के लिए था। और फिर चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य, तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे याद रख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, मतलब ये नहीं है, स्टार मार्क किया हुआ गलत दिया हुआ है, तो इसको छोड़ के भी चल रही हूँ मैं आगे। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, तो ये सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण। ठीक है, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण। नेक्स्ट है कि हाल में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम, पुराना क्वेश्चन है और इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है कि टीडीएसएटी के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। टीडीएसएटी क्या है, तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड है। व्याख्या देख लेते हैं। तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना 1997 के भारतीय दूरसंचारक विनियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम में वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। ठीक है, बस मतलब दोनों उसके निर्णयों के विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में अपील की जा सकती है, ये याद रखना है। टीडीएसएटी के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में। ठीक है, ज्यादा और कुछ नहीं। फिर कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सही अनुक्रम क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, तो इसमें डी आएगा एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जगदीश सिंह खेर। हालांकि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, राजस्थान पीसीएस ने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया। देखो उस समय का क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि उस समय कौन महिला नियुक्त हुई थी, अभी से उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था। हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था, तो ये एल नागेश्वर राव है। हालांकि 2016 का क्वेश्चन है, इसका भी अब कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी ऐसे ही देख लिया। नेक्स्ट, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये हमेशा मतलब हमेशा फेवरेबल रहता है और हमें इनका इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ स्टार मार्क किया हुआ है कि उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में। हालांकि ये पीएन भगवती का नाम बहुत आता है सर्वोच्च न्यायालय के जनहित याचिका को प्रेरित करने में, लेकिन ये उस समय मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे केवल। और भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिका पीआईएल की शुरुआत हुई। ठीक है, तो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीएन भगवती द्वारा 1979 में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। तो मैंने बोला ना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे पीएन भगवती। ठीक है, और 1979 में हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में जनहित याचिका इन्होंने स्वीकार की थी। पीएन भगवती ने सर्वप्रथम इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगो रानी ने दाखिल किया था, जिन्हें जनहित याचिका की मां के नाम से भी जाना जा सकता है। तो दोनों फैक्ट याद रख लीजिएगा, पुष्पा कपिला हिंगो रानी जनहित याचिका की मां कहलाती है। ये याद रखिए कि जनहित याचिका स्वीकार होने के समय वाईवी चंद्रचूड़ 1978 से 1985 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, और वहां ऑप्शन में वाईवी चंद्रचूड़ नाम नहीं था। तो मुख्य न्यायाधीश आएंगे तो वाईवी चंद्रचूड़, और किस न्यायाधीश ने मतलब ये जनहित याचिका की शुरुआत कराई, तो पीएन भगवती। तो जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो न्यायिक पहल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, तो ये गलत है। न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं, तो ये सही है। पीएन भगवती के साथ थे ये, तो केवल 2 सही है इसमें। तो न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर लोकहित याचिका को प्रारंभ करने और प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं। पीएन भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, वी आर कृष्णा अय्यर, ये 2 महत्वपूर्ण नाम है, पीएन भगवती और वी आर कृष्णा अय्यर। और जनहित याचिका की पीआईएल की मां, मदर ऑफ पीआईएल किसे कहा जाता है, तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी, क्योंकि उन्होंने ही पीआईएल दाखिल की थी पहली, पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने।
फुल फॉर्म क्या है? तो PIL का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। तो सही है। कारण जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी अन्य कारण जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं, ठीक है। यही जनहित याचिका का उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं आ रहा है तो उसके बिहाफ पर आप PIL दाखिल कर दें और उसको उस व्यक्ति को न्याय मिल जाए, ठीक है। तो लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम कौन सा है? उद्गम देश कौन सा है? तो US से। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में। और आपको तो पता ही है, हर अच्छी चीज को हम दूसरों से एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरों से ले लेते हैं। भारत में न्यायिक की सक्रियता संबंधित है तो जनहित याचिका से। शुरुआत हुई USA में PIL की और हमने उसे ले लिया है। हम हर अच्छी चीज को, भारतीयों की खासियत है भारत की कि हर अच्छी चीज को किसी भी देश से, किसी भी धर्म से, किसी भी संस्कृति से तुरंत ग्रहण कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं है, ठीक है। मतलब ये किसने कहा, पूरा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यायमूर्ति AS आनंद ने कहा था ये। एक्चुअली क्या है कि न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म इतना बढ़ गया था, मतलब ये कह लो कि उसको लगने लगा था कि न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार का में हस्तक्षेप कर रही है। तो इसलिए फिर न्यायमूर्ति AS आनंद ने कहा कि ये न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एडवेंचरिज्म नहीं होना चाहिए, न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। जुडिशियल एडवेंचरिज्म या न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, तो न्यायमूर्ति AS आनंद ने कहा था ये। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय तो भाई भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विशाखा अन्य बनाम राजस्थान राज्य अन्य मुकदमा संबंधित है। तो ये था कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से था, कुछ विशाखा गाइडलाइंस दी थी सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा यानी CBI एक पिंजरा बंद होता है? तो कोयला आवंटन घोटालावाद में पाया, ये कोयला आवंटन घोटालावाद में। नेक्स्ट है कि समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से आई है। भारतीय दंड संहिता, भाषा का मतलब है भारतीय दंड संहिता की धारा, IPC की धारा, भारतीय दंड संहिता या इंडियन पिनल कोड की धारा 377 से है, ठीक है। समलैंगिकता संबंधी निर्णय तो 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। ज्ञातव्य है कि IPC की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है, तो उसने असंवैधानिक घोषित किया, ठीक है। नेक्स्ट है, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में क्या भाषा होगी, उच्च न्यायालय में क्या भाषा होगी, अधिनियमों विधेयकों की क्या भाषा होगी, इस संबंध में 348 में उपबंध किया गया है। और इसमें लिखा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई अन्य उपबंध नहीं कर देती तब तक उच्च न्यायालय की जो सभी कार्यवाहियां होंगी वो किस में होंगी? तो वो अंग्रेजी भाषा में होंगी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं खत्म होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड तकरीबन सब क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।